हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या 3 जो कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल आपको 30 सेट्स इसमें दिया गया है। एक और दो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगा लिया है, जिसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ जाइए विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट इसका भी अलग से मैंने बना दिया है, वहाँ पर आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करेंगे। तो बिना देरी के चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को अगर विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ध्यान स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है आपको जो मर्ज किया गया है, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 3, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, यानी कि पीएनबी के साथ आपको इसको मर्ज कर दिया गया है। ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज कर दिया गया है, यानी कि विलय हो गया है पीएनबी में। ध्यान दीजिएगा, पीएनबी का अगर स्थापना पूछ देगा दोस्तों तो 1894 याद रखिएगा पीएनबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर। भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। 2 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1972 में। कब? 1972 में भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी 1972 में हुई थी, इसकी शुरुआत है। ठीक है, पिन कोड क्या अगर अंक पूछ देगा दोस्तों, पूछा जाता है ये भी प्रश्न कि पिन कोड कितने अंक का होता है, तो 6 अंक का होता है। सभी लोग आप लोग जानते होंगे, इसे भी ध्यान में रखेंगे, साथ साथ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर यहाँ से कि भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन जो हुआ था कौन से साल में हुआ था। 3 का आपको 4 हो जाएगा, ये 2006 में हुआ था। कब? 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम वर्ष 2006 में 6 से संबंधित है। हालांकि इस नीति की घोषणा जो है कि 2000 में की गई थी, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम की। देखिए 10 फरवरी 2006 को ये आपको प्रभाव में आया, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि 2006 में ये आपको कह रहा है नियम संशोधन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर से 4 नंबर कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दबाव पूछ रहा है, ये किसके द्वारा मापा जाता है। तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 ही हो जाएगा आपका, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से ये मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, यह मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर यहाँ से कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की जो उपाधि दी गई थी, पदवी दी थी, ये किसने दी थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि बारदोली के महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर यहाँ से कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे, इनके अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रम। ठीक है, यानी कि मेहनत है। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से, श्रम, यानी कि मूल्य का श्रम सिद्धांत में उत्पादनकर्ता के श्रम को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इस सिद्धांत के मुताबिक मानव श्रम नए शुद्ध आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत होता है और सभी आय और पूंजी संचय के लिए श्रम आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर यहाँ से कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो करता है वह किसके अंतर्गत की गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन से अनुच्छेद में आपको कहा गया है। 7 का ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है। ये जो घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, वो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करते हैं। वहीं आपको राष्ट्रपति शासन अगर पूछ जाएगा दोस्तों तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा, और वित्तीय आपात बोल देगा तो 360 अनुच्छेद में आता है वित्तीय आपात। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार लगाई गई है, तो ये आपको अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 8 नंबर यहाँ से कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कौन से साल में किया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ से कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1952 में किया गया था। कब? 1952 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग के सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। नागपुर में 1923 में जो सत्याग्रह हुआ था, कौन सा सत्याग्रह हुआ था नागपुर में। 9 का आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। क्या, कौन सा? ध्वजा सत्याग्रह नागपुर में 1923 में जो हुआ था। यह सत्याग्रह जो है कि शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसके महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था, जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का पर बल दिया था। इसमें ये ध्वजा सत्याग्रह जो हुआ था 1923 के नागपुर में जो हुआ था, ये सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा संप्रदाय पूछ रहा है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें से नहीं है। महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा दोस्तों, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर नहीं हो जाएगा। हीनयान और महायान और हीनयान जो था, ये 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरावाद भी संबंधित है, लेकिन दिगंबर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एक श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग जैन धर्म में ये बढ़ गया था संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब हो गया जाकर के जो सफ़ेद कपड़ा धारण करने वाले लोग श्वेतांबर कहलाए जैन धर्म से, और दिगंबर जो है कि नग्न रहने वाले, जो आपको नंगे रहते थे, नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। इसको ध्यान में रख दीजिएगा, ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ बौद्ध धर्म से पूछ रहा था कि नहीं है इनमें से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था। जिस समय आपको दिल्ली ब्रिटिश भारत की जो राजधानी बनी थी, उस समय वायसराय भारत का कौन था। 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये कब बना था आपको देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तब लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 भारत के वायसराय थे। कब से कब तक? 1910 से 1916 तक थे वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 12 नंबर के, 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। 1936 में पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 12 नंबर। ठीक है, कि 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें से कौन से विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई थी। तो 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? 13 का बॉम्बे यूनिवर्सिटी। देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब है? ये 1916 में चले जाइए। ठीक है, 1916 है ये, 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय 1857 में है ये। कब है? 1857। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये आपको 1875 में चले जाइए, इसका डेट 1875। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये आपको 1887 में। ठीक है, 1887 में। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि 1857 में आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले स्थापना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न कहता है योसेमाइट क्या है। ध्यान दीजिएगा, योसेमाइट क्या है। तो नदी है, चोटी है, झरना है या बांध है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको झरना है। योसेमाइट क्या है? झरना है। योसेमाइट जो है कि आपको ये कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा में योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक मापित झरना है। ध्यान दीजिएगा, झरना है योसेमाइट, यह इसका नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये 1975 में छोड़ा गया था। कब? 1975 में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल, छोटा डेट भी इसका याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर के, तट आरक्षित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तट आरक्षित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। 16 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विशाखापट्टनम। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर हैं जो कि उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा दोस्तों कि श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर और दक्षिण से पूछ रहा है कि कौन सा कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं।
18 का आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा निक्षालक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? निक्षालक है, यानी कि वैसे प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं या स्वतंत्र रूप से भूजल में सीधे कचरे का निकास करते हैं और झरनों और बहावों में निक्षालकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट को, विश्वनाथ घाट यानी कि कौन से राज्य में स्थित है, जो 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये असम में पड़ता है। कहाँ? असम में। विश्वनाथ घाट असम में है आपको, जिसको 2023 के भारत में आपको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। 20 नंबर प्रश्न कहता है इंटरनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट के द्वारा मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा TCP/IP। ठीक है, TCP/IP। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। 21 का आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। कवक की कोशिका भित्ति अगर पूछ जाएगा किसकी बनी होती है, तो वो भी काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? ध्यान दीजिएगा, सारस जो है आपको कहाँ का राज्य पक्षी है? राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, यहाँ राज्य पक्षी पूछ रहा है सारस। तो 22 नंबर ध्यान दीजिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अगर आपने बिहार का राज्य के पक्षी के बारे में पूछेगा तो गौरैया माई उत्तर होगा सही। ठीक है, गौरैया याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? कौन से देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ बनाया गया है? 23 का 4 हो जाएगा आपको, अमेरिका में। यानी कि विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन। नाम क्या है मंदिर का? BAPS स्वामीनारायण ये अक्षरधाम का एक मंदिर है। इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। तो अमेरिका में आपको सबसे बड़ा दूसरा मंदिर बनाया गया है भारत के बाहर। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। कौन सा? विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न कहता है यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? कौन सा पशु है? यहाँ से देखिएगा, जानवर के बारे में पूछा जा रहा है जो सबसे अधिक सेवन करता है किस चीज़ का? नमक का। 25 का आपको राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये ऊँट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऊँट। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? केवल घरेलू एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट इनमें से? डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा, श्रीनगर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। 26 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गोवा हवाई अड्डा जिसे डाबोलिन हवाई अड्डा भी कहा जाता है, श्रीनगर हवाई अड्डा और देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, सभी ये सब आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट उत्तर। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का भी देखिएगा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़बरदस्ती आंसर ढूंढते हैं और वही गलत लग जाता है। तो यहाँ ज़बरदस्ती किसी भी प्रश्न में आपको कोई ऐसा प्रश्न होता है ज़बरदस्ती आंसर मत ढूंढिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको तीनों जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल है। यहाँ पर पूछ रहा है केवल आपको पूछ रहा है घरेलू एयरपोर्ट, तो घरेलू पर इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? थार, कालाहारी, सहारा या खरन? 27 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सहारा मरुस्थल जो है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है। तो 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6.30%। कितना हो जाएगा? 6.30%। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? नोबेल पुरस्कार किसने नहीं जीता है इसमें से? ध्यान दीजिएगा, सर जगदीश चंद्र बोस,
एस चंद्रशेखर, वी एस नैपॉल, हरगोविंद खुराना। ध्यान दीजिएगा 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने आपको एक भी मतलब नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। एस चंद्रशेखर, वी एस नैपॉल और हरगोविंद खुराना, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हरगोविंद खुराना के बारे में अगर बात की जाए तो इनको आपको चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना को। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात की जाए तो इनको आपको भौतिक विज्ञान में 1983 में मिला था। और वी एस नैपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। तो 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला है विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी। और विशाल अन्नागार आपको एक है जो कि सबसे बड़ी एक इमारत है मोहनजोदाड़ो की, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर की कौन सा भारतीय राजा देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा कौन सा भारतीय राजा है जो कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के उपाधि से जाना जाता था। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक हो जाएगा। अशोक कौन से साम्राज्य से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मौर्य साम्राज्य का ये महानतम शासक थे अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा 32 नंबर के मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति थे जो कि धर्माचार्य था। ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। मोहम्मद सादिक, बहवहानी, अब्दुल लतीफ़ या अलबरूनी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बहवहानी। ठीक है, इनका नाम काफ़ी बड़ा है, इनको एक बार पढ़ देता हूँ मैं। इनका नाम हो जाएगा देखिए मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्री जो थे अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहवहानी, यही थे। जो इनमें मुल्ला बहवहानी जो है आपको ये धर्माचार्य था जिसने मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना तथा सासाराम की यात्रा की और इसने पटना नगर के धार्मिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक जीवन का वर्णन भी किया। तो ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा बहवहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर यहाँ से कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मानभूम। कौन हो जाएगा? मानभूम। अगला प्रश्न कहता है 34 नंबर के विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना खालिस्तान ने की थी, किसने की थी। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रामानुजाचार्य, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया किसने। तो 35 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा अकबर। ठीक है ना, अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 36 नंबर के मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में एक स्थित सूरजगढ़ा है, इतिहास के लिए किस लिए प्रसिद्ध है। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण आपको ये फेमस है। मुंगेर का एक दक्षिण पश्चिम का एक जगह है सूरजगढ़ा। ठीक है, सूरजगढ़ा ये इतिहास जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा नादिर शाह ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर जो आक्रमण किया था नादिर शाह ने, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह जो है 1738-39 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में वापसी क्षेत्र समय नादिर शाह ने तख्ता ताऊस, कोहिनूर हीरा के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया था। तो नादिर शाह का किसके साथ, मोहम्मद शाह के समय में यह आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है कि राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है, जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। पहला वाला आपको तो सही है। 2 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात, संसद का जो सत्र है प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। दूसरा वाला गलत है। 3 नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। 3 नंबर सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको दोस्तों कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है, 2 ऑप्शन गलत है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तैमूर लंग ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग जो आपको आक्रमण किया था भारत पर, किसके शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था? 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगा, तुगलक वंश। क्या हो जाएगा? तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1398, डेट याद रखिएगा, 1398 ईस्वी में। ठीक है, तुगलक वंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रॉल्फ फिच। कौन था इसका नाम? रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ध्यान दीजिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और किसके बीच हुआ था? 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526, डेट याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के क्रम से आपको बाबर जो है आपको मुगल वंश का स्थापना किया था, फिर आपको सल्तनत काल यहाँ से समाप्त हो गया था। 1526 से आपको मुगल वंश शुरू हो गया था। ठीक है, इसको याद ध्यान में रखिएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? रानी लक्ष्मीबाई। 42 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, 42 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये झांसी की रानी थी। सभी को जानते हैं आप लोग कि रानी लक्ष्मीबाई आपको कहाँ की थी? झांसी की शासिका थी। 42 का ऑप्शन नंबर 3 आपको सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे, कौन कहलाते थे? तो 43 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, पेशवा। क्या हो जाएगा? पेशवा जो है कि ये प्रधानमंत्री के पोस्ट को कहा जाता था, ये पेशवा मतलब नाम दिया गया था मराठा शासकों में। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 44 नंबर यहाँ से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा बिहार से प्रश्न है तो इसको VVI लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार पहली बार कब लागू किया गया? 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, 29 जून 1968 में। इसको VVI लगा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है, 29 जून 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक है। ठीक है, 26 फरवरी 1969 तक लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर यहाँ से कि किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि औरंगजेब का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है औरंगजेब का मकबरा? 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, दौलताबाद में। कहाँ है? दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में स्थित है। 46 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 47 नंबर यहाँ से कि खालिस्तान मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। यानी कि कौन सी मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा किया गया था? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर का जो मंदिर है आपको, ये राजराज प्रथम के द्वारा, यानी कि राजराज चोल या राजराज प्रथम के भी नाम इनका देता है। तो बृहदेश्वर का मंदिर जो है कि राजराज प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है?
भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? 48 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गंगा का है। कहाँ का? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है? राइडर कप पूछ रहा है कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हरा करके। 49 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, टीम अमेरिका को हरा करके राइडर कप 2023 जीता है। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने हरा करके जीता है। 49 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज के बारे में पूछ रहा है कि कब घोषित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग कौन सा हो जाएगा। 50 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान और गणित शुरू हो रहा है दोस्तों 51 से। तो ये मैं सामान्य विज्ञान करवाऊंगा, गणित और रीजनिंग के लिए मैं PDF दे दूँगा, आप लोग वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, PDF लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहता है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा और अच्छी प्रश्न है कि अगर तालाब में अगर शांत जल में अगर हम लोग पत्थर फेंकेंगे तो जल के पृष्ठ पर पूछ रहा है कि उठाने वाली जो लहरें होती हैं वो कौन से प्रकार की होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पहले भी मैंने सेट में करवाया था, ये रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। 51 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये 2 हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा, अनुप्रस्थ यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैराड किसकी इकाई है? काफ़ी इजी प्रश्न है, फैराड किसकी इकाई है? 52 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, धारिता की। फैराड किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 53 नंबर की, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, अर्धचालक, यानी कि अर्धचालक कहलाते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? ध्यान दीजिएगा, फोटोन की जो कण है बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये आपको टिकी होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि P तथा N प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो PN संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो 55 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये दिष्टकारी, क्या हो जाएगा? दिष्टकारी कार्य करते हैं, दिष्टकारी के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 56 नंबर कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? ठीक है, विद्युत अपघट्य की संलग्नता का स्तर जो है आपको किस पर निर्भर है? तो 56 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तनुता। किस पर निर्भर है? तनुता पर यह निर्भर करता है, यानी कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर 4 कारकों पर निर्भर करता है। वे कारक है इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, तापमान, विलयन और सॉल्वेंट की प्रकृति और अन्य आयनों की उपस्थिति। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर तनुता हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो 57 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 5 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है आकाशगंगा, ठीक है, 10 की पावर 5 हो जाएगा आपको प्रकाश वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर की, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बहुत ही VVI है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में किससे संबंधित है? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, इसको डेट, छोटा डेट भी इसका याद रखिएगा। 58 का ऑप्शन नंबर देखिए 3 हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड पर आपको ये संबंधित है, इसी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 59 नंबर प्रश्न है आपको कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? यानी कि हंसाने वाली जो गैस होती है उसका रासायनिक फार्मूला पूछा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, N2O, ठीक है, N2O हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे यानी कि कॉपर का निक्षेप हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस धातु में कॉपर सल्फेट या विलयन या घोल से
तांबे यानी कि कॉपर का जो है कि निक्षेप हो जाता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लौह, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत तनु करके यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को मतलब कि किसके साथ बोल रहा है कि लघुकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 61 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, उसमें मिला हुआ हीलियम होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। निम्नलिखित में से क्या है इनमें से जो कि ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपको ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर यहाँ से कि मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है वो इनमें से कौन से रोग का वाहक है, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू। 63 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, ठीक है, याद रखिएगा मलेरिया। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 64 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। देखिएगा, सिल्वर पूछ रहा है, इनमें से किसमें नहीं होता है। रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर या हॉर्न सिल्वर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। देखिए सिल्वर लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि इसमें सिल्वर होगा ही, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है आपको सिल्वर नहीं होता है। अदरवाइज आपको हॉर्न सिल्वर, लूनर कास्टिक और रूबी सिल्वर, ये तीनों में आपको सिल्वर की मात्रा होती है चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, यहाँ पर जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस फिल्टर पर मल जल यानी कि सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उसको रिसाव कहते हैं, रिसाव फिल्टर कहते हैं, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 66 नंबर के अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है। 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, वातन टैंक। क्या होता है, वातन टैंक, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। यानी कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर के द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोसोमोनास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से किसका कथन सही नहीं है, यानी कि गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ से कि क्या हो जाएगा। यह अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ये वाला नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपको। 68 का देखिएगा, ये आपको ये सही है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से। और 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होती है। ये वाला आपको गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ही। तो गलत के बारे में पूछ रहा था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 3 और 4 भी मैं पढ़ देता हूँ कि यह प्रक्रिया 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च ताप के अधीन होता है, ये सही है। यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर के, झील अथवा तालाब के सतह पर जल पाद प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह पर पूछ रहा है कि जल पर पाद पप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुपोषण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सुपोषण। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 महीने की होती है। ध्रुवों पर यानी कि पोल पर बोल रहा है कि एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 महीना अंधेरा रहता है तो 6 महीना उजाला रहता है वहाँ पर ध्रुवों पर, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। यानी कि किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या है। ध्वनि तरंगों के द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये परावर्तन, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, परावर्तन।
के कारण आपको ध्वनि तरंगों के द्वारा अनुनाद उत्पन्न होता है। 73 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो देखिएगा 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, उनके ताप पर निर्भर करती है। किस पर? उनके ताप पर निर्भर करती है। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग जो किया जाता है किस लिए किया जाता है। 74 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर सेट का अंतिम प्रश्न है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका अवधारणा शुरू किया था। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए एक और नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। जय हिंद।